तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 352 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर का सीन दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपने रूम में बैठे होते हैं, मिनिस्टर ऑफ वार उनके पास ही खड़े होते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ वार प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं, सर प्राइम मिनिस्टर अब मुझे बताएं कि सिचुएशन क्या है, क्या हमारे पास कोई मौका है, क्या हमें कुछ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं, जैसा की मुझे पहले से पता था बिल्कुल वैसा ही होने वाला था। सेकंड प्रिंस किसी भी काम का नहीं है, वो एक निकम्मा और नालायक बच्चा है। उसे क्या लगा था कि वो जाकर अपने फादर को सोल्जर्स की मदद से हरा सकता है और अपने फादर की गद्दी पर बैठ सकता है, क्योंकि वो कभी भी एम्पर बनने के लायक नहीं था। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि एम्पर कभी भी अपने इस नालायक बेटे को जान से नहीं मारेगा। हालांकि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, उसने यहाँ पर बगावत की है और इसकी सजा तो मौत होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को जान से नहीं मारा, उसे जिंदा छोड़ दिया। जैसा कि कहा जाता है कि टाइगर कभी भी अपने बच्चों को नहीं खाता। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारे लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी रही है। प्रिंस ने एम्पर के ऊपर जाकर अटैक किया अपनी आर्मी के साथ। तो उस वक्त वहाँ पर पता चला कि उसके पास कोई भी ऐसे डिवाइन ड्रैगन्स नहीं है जिनके बारे में मैं कह रहा था। शायद उसने 2 डिवाइन ड्रैगन्स को छुपा कर रखा हुआ है जो कि उसकी सेफ्टी के जिम्मेदार है, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ शैडो गार्ड्स है। तो अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि हमारा एम्पर यहाँ पर एम्प्टी सिटी टैक्टिक खेल रहा है, यानी कि उसने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। हमें लगता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई डिवाइन ड्रैगन्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, लेकिन असल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसने सभी को बेवकूफ बना रखा है। तो मिनिस्टर ऑफ वार उसे कहते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग अपने प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं, हाँ हम लोग अपने प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। एम्पर का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने मार्शल डोगो के मिलियन सोल्जर्स की आर्मी को उन दोनों बड़ी फैमिली से निमटने के लिए भेज दिया, यानी कि लू क्लैन और रीजन स्टेट के लिए भेज दिया है। वो खुद यहाँ पर बैठा हुआ था इस अपने एम्प्टी सिटी टैक्टिक को यूज करते हुए, लेकिन उसका एम्प्टी सिटी टैक्टिक अब टूट चुका है। हमें पता चल चुका है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और एम्पर को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि बहुत ही जल्दी उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर ऑफ वार से कहते हैं, लगता है कि ह्यूमंस भी ऐसे ही चाहती हैं कि हम लोग इस चांस को टेक करें। तो फिर ठीक है, अपनी फोर्सेस को जाकर रेडी करो, उनको बोलो कि बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएं। हम लोग यहाँ पर सब कुछ करने वाले हैं, हम लोग एम्पर को हटाने वाले हैं। मैं अपनी फोर्सेस को सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते में मुझे इंपीरियल पैलेस चाहिए। तो वार मिनिस्टर से कहता है, ठीक है प्राइम मिनिस्टर सर, 1 हफ्ते में ये काम हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मार्शल डोगू का सीन दिखाते हैं। मार्शल डोगू के पास एक सोल्जर मैसेज लेकर आता है, वो उन्हें मैसेज पढ़कर सुनाता है जो कि एम्पर का एडिक्ट भी होता है। मार्शल डोगू की सारी बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। उसे सारी बात भी बताई जाती है कि सेकंड प्रिंस ने कैसे उनके ऊपर आकर अटैक किया, यानी कि एम्पर के ऊपर आकर अटैक किया, लेकिन उनके पास जो शैडो सोल्जर्स थे, उन शैडो सोल्जर्स की वजह से सेकंड प्रिंस को हार हुई और उसे पीछे हटना पड़ा। मार्शल डोगू सोल्जर से पूछते हैं, अब मुझे ये बताओ कि हमारे एम्पर क्या वो ठीक है। सोल्जर उनसे कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने हैंडल कर लिया है। वहाँ पर उनके पास शैडो सोल्जर्स थे और शैडो सोल्जर्स के सामने इतने सारे रिबेलियन सोल्जर्स तो कुछ भी नहीं थे। अब वहाँ पर सब कुछ शांत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्शल डोगू से कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि अब बाकी के जो दुश्मन वहाँ पर बैठे हुए हैं घात लगाकर, उन सभी को पता चल जाएगा कि एम्परर के पास ज्यादा पावरफुल फोर्सेस नहीं है और ना ही उनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है। वो सोल्जर उनसे कहता है, मैं जहाँ पर आपसे सीधी और साफ बात करूंगा, ये बात वाकई में सच है कि हमारे एम्परर के पास जो गार्ड्स बचे कुचे हैं वो सारे के सारे ज्यादा बेहतर हालत में नहीं है और उनके पास सिर्फ कुछ ही शैडो गार्ड्स है। कोई बहुत ही पावरफुल दुश्मन उनके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुंचता है तो वो सारे शैडो गार्ड्स उनको भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उन्होंने आपको वापस आने से मना किया है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर मैसेज पढ़ के सुनाया है कि आपको वापस आने की इजाजत नहीं है जब तक कि आप लू क्लैन और रीजन स्टेट के दरमियान में मसले को हल नहीं कर देते। मार्शल डोगू कहते हैं, हमारे एम्परर ने तो अपनी सारी की सारी कश्तियां जला दी हैं। लगता है कि वो टिंजो एम्पायर में सब कुछ शांत करने के लिए अपने आप को भी दांव पर लगाने को तैयार है। साथ ही मार्शल डोगू अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि मुझे फिलहाल के लिए एम्परर के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे मुझे पीछे से कोई खबर मिलेगी कि एम्परर के ऊपर अटैक होने वाला है तो मैं अपनी आर्मी को लेकर फौरन से वापस चला जाऊंगा, कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी एम्परर को बचाना है, न कि यहाँ पर किसी लू क्लैन या रीजन स्टेट के लोगों के साथ फाइट को रुकवाना है। एक सीन में एक दूसरी खाड़ी का दिखाया जाता है जिसे ट्रबल फैल्कन्स गोली कहा जाता है। तो वहाँ पर नीचे एक खाई होती है और उस खाई के आसपास तरफ लू क्लैन के लोग होते हैं और दूसरी तरफ रीजन स्टेट के लोग होते हैं। तो उनके अपने साथ एलाइज भी, यानी कि दोनों की तरफ से सारी फैमिलीज जो उनके साथी हैं वो भी उनके साथ ही होते हैं। ये सभी लोग हफ्तों से एक दूसरे को सामने की तरफ खड़े होकर घूर रहे होते हैं। तो ग्रैंड मदर हमारे ज़ूफैन से कहती है, बटलर ज़ूफैन, हम लोग पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे हैं, आखिर हम लोग कब स्टार्ट करने वाले हैं? अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं तो फिर हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे? बटलर ज़ूफैन उन लोगों से कहता है, तुम सभी लोग बस शांत रहो, हम लोग यहाँ पर सही टाइम के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्योनी चिल्लाकर उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ पर किस सही टाइम का इंतजार कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर हमें खड़ा करके जब तक हम लोग स्टैचू न बन जाए तब तक तुम लोग अटैक नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े मिट्टी के पुतले बन जाएंगे। बटलर ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर हांगपू वो भी चुपचाप खड़े होते हैं, यानी कि ये लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। लॉर्ड यू भी मास्टर हांगपू से कहते हैं, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे, क्या हमें अटैक नहीं करना चाहिए? उसी वक्त उन लोगों को महसूस होता है जैसे कि उनके लिए कोई जेट स्पिल्स मैसेज आ रहे हैं।
हैं। उनके लिए एक एक मैसेज आता है, वो जेट स्लिप्स होती हैं जो कि उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही होती हैं। बटलर जू फैन और साथ में सर लैंगू चैंग दोनों के लिए एक एक मैसेज आता है। जैसे उनके पास मैसेजेस पहुंचते हैं वो कहते हैं फाइनली हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। तो हमारा जू फैन जैसे अपनी स्लिप को अपने हाथ में पकड़ता है उठकर खड़ा हो जाता है। फ्योनी उसे कहती है अब क्या हुआ। फैन कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग अटैक करने वाले हैं और वो भी अभी के अभी करेंगे। तो सभी लोग बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे जू फैन के साथ ही स्पीड से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ से मास्टर हांगपू भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि वक्त आ चुका है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दो, लू क्लैन के टुकड़े टुकड़े कर दो, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। साथ ही वो दूर से चिल्लाकर हमारे जू फैन से कहते हैं जू फैन अब वक्त आ चुका है, तुमने मेरे बेटे की जान ली थी, मेरे बेटे की जान लेने का बदला लेने का वक्त आ चुका है। कि हमारा जू फैन हंसते हुए से कहता है हांगपू टियांग, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन यहाँ पर किसकी जान लेने वाला है और कौन किससे बदला लेने वाला है। सर लैंगू चैंग हमारे जू फैन से कहते हैं बटलर जू फैन बहुत ही जल्दी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्शल डोगू को अपनी मिलियन सोल्जर्स की आर्मी को लेकर वापस इंपीरियल सिटी में जाना पड़ेगा। तो पहले कि ये सब कुछ होए तो हम लोग यहाँ पर टाइम को वेस्ट किए बिना आपस में फाइट करके ये मसला सुलझा लेते हैं। जितनी जल्दी ये मसला निपटेगा उतनी जल्दी डिसाइड हो सकेगा कि नया एम्परर कौन बनने वाला है। यहाँ पर इसी फाइट से ये फैसला हो जाएगा, जो भी यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा वो विनर होगा और जो हारेगा वो दूसरे के लिए स्टेपिंग स्टोन बनेगा और उसे यहाँ पर पछतावा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दूसरे के लिए पर सेक्रीफाइस दे रहा है। तुम्हारा जू फैन आगे हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ किसी को भी कोई पछतावा नहीं होने वाला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सर लैंगू चैंग आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज कहे हैं, मुझे आपके अल्फाज बहुत ज्यादा पसंद आए। चाहे इससे पहले हम दोनों के बीच में कितनी बड़ी नफरत क्यों ना, हम अपनी फैमिलीज के दरमियान में कितने बड़े झगड़े या नफरत क्यों ना हो, लोग आज यहाँ पर उस सारी नफरत को बुला देंगे। ये वाली फाइट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि हम में से कौन आगे बढ़ेगा। मास्टर हांगपू से कहता है मास्टर हांगपू इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मास्टर हांगपू से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे बीच में जो भी नफरत है हम उस सारी सारी नफरत को आपस में भुला देते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए फाइट करते हैं कि कौन यहाँ पर नया एम्परर बनने वाला है। कि मैं बहुत ही जल्दी इस पूरी की पूरी दुनिया का किंग बनने वाला हूँ, एक नया एम्परर बनने वाला हूँ, तो फिर मुझे इस तरह की छोटे मोटी फैमिली के झगड़ों से क्या फर्क पड़ता है। जू फैन तुम तो वाकई में एक बहुत ही एम्बिशियस मैन हो और तुमसे फाइट करना मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, तो आज मैं यहाँ पर अपना दिल खोलकर तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जू फैन उसे कहता है तो लॉर्ड हांगपू तो क्या हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। तो मास्टर हांगपू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है जंग को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ से दोनों की टीम्स के लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहीं पर मास्टर हांगपू फैंगली को भी दिखाते हैं। मास्टर हांगपू फैंगली को चिल्लाकर मास्टर ली कहते हैं, मास्टर ली से चिल्लाकर कहते हैं हांगपू फैंगली चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उसे कहते हैं लास्ट टाइम इंपीरियल सिटी में हम दोनों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच टकराया था, वहाँ पर हम लोग अपनी फाइट को खत्म नहीं कर पाए थे, लेकिन आज यहाँ पर हम इस फाइट को खत्म करेंगे, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। तो हांगपू फैंगली से कहता है हमेशा से एक लूजर थे और आज भी तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 352 का एंड हो जाता है।